Okay, friends, once again, welcome back and very good morning to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, as you know, the whole physics part 1 is on the same consequence. So basically in your syllabus or the 12th standard, you are having a total 14 chapter. But surprisingly, from the 14 chapter, 1 to 8 chapter are basically based on the electricity and magnetism. And the whole 1 to 8 chapter are in the same consequence. So we are discussing chapter number 6, electromagnetic induction. तो जैसे कोई वायर में से जैसे कोई भी कंडक्टर है तो वहां से करंट पास होता है तो अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स, क्या इसका रिवर्स इफेक्ट पॉसिबल है? ऐसा साइंटिस्टों ने सोचना ट्राई किया, ऐसा एक्सपेरिमेंटली समझना, उसको प्रूव करने का ट्राई किया कि इफ इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, then opposite to that, whether the magnetic field is able to produce the current or not. So uh, that is the subject of experiment. तो फेरेडे एंड हेनरी दोनों ने उसको सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया, प्रूव किया कि अगर कोई क्लोज्ड लूप है हमारे पास, अगर कोई क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप है, तो उसके साथ अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है और उसके बाद वो जो लिंक्ड फ्लक्स है उसमें कुछ वेरिएशन होगा, कुछ चेंज होगा, तो डेफिनेटली वो लूप के अंदर करंट प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब करंट प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली इज नॉट इम्पोर्टेंट, द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इम्पोर्टेंट। और फेरेडे ने ऐसा भी बताया कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, देखो करंट प्रोड्यूस होना उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होना, बिकॉज करंट बेसिकली क्यों फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने का रीजन पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे हीट करंट जनरेट होने का रीजन टेम्परेचर डिफरेंस है, जैसे फ्लूइड का फ्लो बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। तो करंट प्रोड्यूस होने का रीजन पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब कि अगर करंट जनरेट हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब कि वहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा। तो वो ईएमएफ कितना है, तो वो भी फेरेडे ने बताया। कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज द फेरेडेज लॉ? मैथमेटिकली आल्सो यू कैन से, उसका इक्वेशन भी बोल सकते हो। कोई बताएगा मुझे फेरेडे ने क्या बताया था? आप उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं पता है तो मैथमेटिकल इक्वेशन भी मुझे कह सकते हो। कोई बताएगा मुझे? चेंज इन फेरेडे मैग्नेटिक फ्लक्स ने गिव्स इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का इक्वेशन दिया था। कोई बताएगा? सर E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। वेरी गुड। कौन बोला? सर ऋषि। गुड। So EMF is equals to minus d phi by dt. So that was the equation given by the Faraday. कोई मुझे बताएगा यहाँ पे phi क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। That should be a more precisely, आपको थोड़ा और precise करना पड़ेगा. It is not just a magnetic flux, it is a total magnetic flux, net magnetic flux linked with the whole coil, linked with the whole loop. तो ये टोटल फ्लक्स है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स। इज दैट क्लियर? तो क्या ये आपको पता है? और आई थिंक मैंने इसके बेस पे 2-3 न्यूमेरिकल्स भी लास्ट में कराए होंगे। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस और नो? यस यस सर। सो अकॉर्डिंग टू द दर्पण बुक, आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करवा दिया है। 1 to 8 क्वेश्चन इज ओवर। और 9th क्वेश्चन दर्पण के बुक में ऐसा है कि भाई आपको कैसे पता चलेगा
कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है बिकॉज अभी हमको है ना लेंस लॉ हमको समझना है। तो ये चैप्टर मैंने ही लिखा हुआ है एक्चुअल में। आप अगर देखोगे तो आई एम ऑल्सो राइटर इन दिस बुक। तो मैंने ही ये चैप्टर लिखा है, तो मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन वहां पे दिया है कि भाई वो क्वेश्चन वैसे भी हमने 4th या 5th चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, बट उसका अभी यहाँ पे यूज होने वाला है, इसलिए एडिशनली यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई लूप में से करंट पास हो रहा है तो उसका वो जो लूप है वो आपको पता है कि वो एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। कोई भी लूप में से करंट पास होता है तो वो इट विल बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो उसका नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। तो वो कैसे हम पता चलेगा हमको, तो हमने ऑलरेडी उसका डिस्कशन कर लिया है। चलो कोई मुझे बताएगा हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग लूप। अगर लूप में से करंट पास हो रहा है तो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा वाला जो कौन सा वाला साइड उसका नॉर्थ पोल है एंड कौन सा वाला साइड उसका साउथ पोल है, वो कैसे पता सर चलेगा? कोई बताएगा मुझे? डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ करंट। चलो डायरेक्शन ऑफ करंट से पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा? बोलो करंट अगर, सर हाँ बोलो। इनसाइड द लूप हशे तो साउथ टू नॉर्थ मूव थशे ने करंट। नो 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 नो, दैट इज नॉट लाइक दैट। अगर कोई लूप के अंदर से अगर आप लूप को फ्रंट साइड से देखते हो और अगर आपको ऐसा पता चला है कि वो लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब वो साइड का जो पार्ट है वो विल बी बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। तो याद करो, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इट विल बी बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। क्यों? तो सीधी सी बात है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आप आपके फिंगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, राइट हैंड लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर को घुमाओ तो आपका जो थंब है वो बाहर की तरफ आएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है। तो कौन से पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती है? बोलो कौन से? नॉर्थ। नॉर्थ में। दैट इज व्हाई इट विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। तो अगर लूप को आप फ्रंट साइड से देखते हो और अगर उसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मतलब इट विल बी बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। एंड सिमिलरली अगर कोई लूप को आप फ्रंट साइड से देखते हो और वहां पे आपको ऐसा दिखाई देगा कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ऐसा समझना है कि आपको ऐसा समझना है कि वो जो पार्ट है, वो जो साइड है लूप का, वो एज ए साउथ पोल बिहेव करेगा। मतलब अभी आपको ये याद रख देना है, इसका बहुत बार यूज होने वाला है इस चैप्टर में। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो बिहेव करेगा एज अ नॉर्थ पोल, एंड अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो बिहेव करेगा एज अ साउथ पोल। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट मैंने उसको कुमार के बुक में मतलब एक दिया हुआ है बिकॉज इसका बार बार यूज होने वाला है। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो लेंस लॉ डिस्कस करेंगे। तो हमने फेराडेज लॉ लास्ट में डिस्कस किया था, टॉपिक नंबर 6.4, फेराडेज लॉ एंड द इंडक्शन दैट वी हैड डिस्कस्ड। तो उसके बेस पे इलेक्शन नंबर 1 to 3 भी डिस्कस किया था। अब लेंस लॉ एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ये डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, एवरीबडी प्लीज लिसन एंड प्लीज गिव द कंसंट्रेशन हियर। तो अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है भैया? तो हमारा अभी जो टारगेट है वो लेंस लॉ है। तो क्वेश्चन इज दैट के ये लेंस लॉ है क्या, मतलब करना क्या है इसमें? तो फ्रेंड्स, फेराडेज लॉ जो था, तो फेराडेज लॉ जो था उसमें हमने ऐसा लिखा था कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेगेटिव साइन हियर इन द फेराडेज लॉ? फेराडेज लॉ के अंदर ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है उसका मीनिंग कोई मुझे बताएगा? एनीबडी? तनिष? तनिष इज देयर? अच्छा, कशिश? यस सर। बोलो, कोई बताएगा मुझे ये फेराडेज लॉ में जो नेगेटिव साइन आता है उसका मीनिंग क्या है? सर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होगा। तो मैं आपको बताऊं,
कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आता है उसका मीनिंग ऐसा है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो जो लूप के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स के वेरिएशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होने के बाद वो फ्लक्स का जो वेरिएशन है उसको अपोज करेगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद वो फ्लक्स का जो वेरिएशन है उसको अपोज करने का ट्राई करेगा। तो लेंज लॉ इज द सेम थिंग। तो लेंज लॉ वही है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड लेंज लॉ वही है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट is always such a manner that after being induced it will oppose the change in flux, or EMF or current always induced in such a direction that it will oppose the change of the flux. This statement is known as a Lenz law. तो लेंज ने बहुत सिंपल बताया कि भाई ये जो EMF या जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो इस हिसाब से होता है, या करंट या ईएमएफ इस हिसाब से इंड्यूस होते हैं कि वो इंड्यूस होने के बाद फ्लक्स के वेरिएशन को अपोज करेगा। अब इसको पहले मैं ये लेंज लॉ को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा आपको और उसके बाद उसका प्रूफ भी हम पढ़ेंगे। पर एक बार स्टेटमेंट वापस से समझ लेते हैं कि ईएमएफ और करंट always induces in such a direction that after being induced it will oppose the change in flux. वो इंड्यूस होने के बाद फ्लक्स का वेरिएशन को चेंज करेगा, फ्लक्स का वेरिएशन को अपोज करेगा। फ्रेंड्स याद रखो कि ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद फ्लक्स को अपोज नहीं कर रहा है, वो फ्लक्स के वेरिएशन को अपोज करेगा। सो अब उसको हम पहले समझने की ट्राई करेंगे। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी लेंज लॉ। उसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद मैं उसका प्रूफ भी आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले उसका एक्सप्लेनेशन है। तो फ्रेंड्स ऐसा अज्यूम करो कि हमारे पास, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये लेंज लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते ही है। तो फ्रेंड्स ऐसा सोचो कि हमारे पास एक लूप है और ये जो लूप है ना वो कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। तो कैन यू इमेजिन उसका कैसे, उसका ओरिएंटेशन कैसे होगा, वो आपको पता चला कैसे होगा? मतलब ये जो डॉट 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 जो किया मैंने वो मतलब बैक साइड शो कर रहा है, और जो ये स्ट्रेट रिंग का जो स्ट्रेट पार्ट है वो मतलब वो फ्रंट साइड आपके साइड है और वो बैक साइड है। और ये लूप 3 डायमेंशनली पड़ा हुआ है, ऐसे मतलब ऐसे नहीं पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं पड़ा हुआ है, ऐसे 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 पड़ा हुआ है। और मैं क्या करूंगा कि इसके फ्रंट साइड एक मैग्नेट को रखूंगा, assuming that this north pole is facing in front of the loop। तो चलो मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये मैग्नेट को टूवर्ड्स द लूप में अगर उसको वहां पे मैं उसको मोशन में लाऊंगा, अगर मैं ये मैग्नेट को लूप के तरफ उसको मोशन में लाऊंगा तो लूप के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है क्या उसका वेरिएशन होगा? यस और नो? यस सर। बताओ मुझे, थोड़ा लाउडली बोलो कि क्या फ्लक्स का वेरिएशन होगा? यस और नो? यस यस सर। सर। होगा। तो डेफिनेटली लूप के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, अगर फ्लक्स कोई भी लूप के साथ जो फ्लक्स लिंक हो करंट। अगर वेरिएशन हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। अब लेंज लॉ ऐसा बता रहा है कि ये जो इंड्यूस करंट होता है वो ऑलवेज फ्लक्स के वेरिएशन को अपोज करेगा, तो फ्रेंड्स अगर मुझे ये फ्लक्स का वेरिएशन को अपोज करना है तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है?
तो यहाँ पे देखो ये जो इनवर्ड फ्लक्स है, ये लूप में, ये जो नॉर्थ पोल के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो जो लूप में जा रहा है उसका इनवर्ड फ्लक्स, एंटरिंग फ्लक्स इंक्रीजेस। यहाँ पे लूप के अंदर एंटरिंग फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो लूप क्या करने का ट्राई करेगा पता है? वो ये एंटरिंग फ्लक्स को डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। जैसे जैसे मैग्नेट आगे बढ़ेगा तो लूप के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो लूप के अंदर करंट ऐसे ही इंड्यूस होगा कि वो ये जो लिंक्ड फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करने का ट्राई करेगा, वेरिएशन को अपोज करना है। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि ये जो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करने के लिए लूप के अंदर ऐसे करंट डेवलप होगा, लूप के अंदर करंट का ऐसे डेवलपमेंट होगा कि वो ये इस फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए वो खुद का फ्लक्स, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लूप में एक करंट इंड्यूस होगा और वो करंट के द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो वो एक्जेक्टली इसके उसके अपोजिट साइड आ जाए। मतलब इनवर्ड फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसको रिड्यूस करने के लिए करंट ऐसे ही प्रोड्यूस होगा जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में आए। तो कोई मुझे बताएगा कि ये अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इसका बाहर निकालना है तो ये करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, फ्रॉम लुकिंग फ्रॉम द मैग्नेट? क्लॉकवाइज। अगर मैग्नेट के तरफ से देखे तो लूप में करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए? देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आता है, तो कौन से पोल से बाहर की तरफ आता है? एंटी क्लॉकवाइज से घुमाना पड़ेगा। आपको पता है कि नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है, और नॉर्थ पोल का मतलब डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा करंट का? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। कहां से देखने के द्वारा? फ्रंट व्यू से। हाँ, when viewed from मैग्नेट के तरफ से अगर देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब ऐसे होगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा। तो मतलब ऐसा होगा कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ ही प्रोड्यूस होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ ही प्रोड्यूस होना चाहिए, और वो ऑब्वियस है, बिकॉज तो ही अगर नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा तो ही उसका अपोज होगा, तो ही उसका अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ तो ही ये फ्लक्स का वेरिएशन को अपोज कर पाएगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लूप के तरफ अगर मैं ले जा रहा हूं तो लूप के अंदर भी करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि वहां पे भी नॉर्थ के सामने नॉर्थ आए, so that it can oppose the change in flux. But suppose in the case number 2, suppose अगर दूसरा मैं एक केस ले रहा हूं और उसमें ऐसा है, दूसरा एक केस हम अज्यूम कर रहे हैं और उसमें ऐसा है, सपोज इसमें ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि मैं है ना ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल तो लूप के फ्रंट साइड ही रखता हूं, बट मैं अब उसको मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूं। अब मैं मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो मैं लूप के साइड ही रखता हूं, उसके फ्रंट साइड ही रखता हूं, बट अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ये मैग्नेट को लूप से दूर ले जा रहा हूं। तो अब क्या होगा सोचो, अब क्या होगा अगर मैं करंट डिक्रीज होगा। नहीं, मेरी बात सुनो, करंट नहीं, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डिक्रीज। करंट की बात नहीं है, फ्लक्स डिक्रीज होगा। अब मैं जो है ना ये मैग्नेट को मैं ये लूप से दूर ले जा रहा हूं, तो अब क्या होगा कि ये जो लूप के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो डिक्रीज होगा। तो अब इंड्यूस करंट करने का अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ ये बता रहा है कि भाई करंट ऑलवेज इंड्यूसेस इन सच अ मैनर दैट आफ्टर बीइंग इंड्यूस इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। इट इज नॉट अपोजिंग द फ्लक्स, इट इज अपोजिंग द चेंज इन फ्लक्स। मतलब अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने का ट्राई करेगा, और अगर फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। तो अट्रैक्ट है सर। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इनवर्ड फ्लक्स जो है ना, अगर ये मैग्नेट दूर जाएगा तो इनवर्ड फ्लक्स क्या होगा? इनवर्ड फ्लक्स रिड्यूस होगा।
तो अब ये इंड्यूस करंट क्या करने का ट्राई करेगा, इनवर्ड फ्लक्स को इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। तो इनवर्ड फ्लक्स कब इंक्रीज हो सकता है, इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज कब हो सकता है? जब एंटी क्लॉकवाइज में हाँ, करे, अगर वो साउथ पोल बिहेव करे, क्लॉकवाइज। हाँ अगर वो साउथ पोल बिहेव करे तो उसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स इनसाइड जाएगा, तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको एज ए साउथ पोल बिहेव करना पड़ेगा, उसको एज ए साउथ पोल बिहेव करना पड़ेगा, मतलब करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ये मैंने आपको ये करंट कैसे प्रोड्यूस होता है उसका मैंने आपको लेंज लॉ का एक्सप्लेनेशन दिया। अब मैं उसको प्रूव करूंगा, अब मैं ये लेंज लॉ है उसको प्रूफ करूंगा। तो चलो ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान ले, देखो यहाँ पे हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि अगर नॉर्थ पोल को अगर लूप के सामने रख के अगर आप उसको टुवर्ड्स द लूप मैग्नेट को अगर मूव करोगे तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ प्रोड्यूस होगा, और अगर आप नॉर्थ पोल को सामने रख के दूर जाओगे तो नॉर्थ के सामने साउथ आएगा। मतलब क्या होगा कि एवरी टाइम ये जो मैग्नेट का मोशन है उसको अपोज करने का ट्राई करेगा। अगर मैग्नेट को नजदीक लाते हो तो रिपल्सन होगा, और अगर दूर ले जाते हो तो वहां पे अट्रैक्शन होगा। मतलब ये जो मोशन है मैग्नेट का, जो मोशन है वो अपोज होगा, so that the flux change, so that the change in flux can also be opposed। अब मैं उसका प्रूफ देने वाला हूं। अब मैं ये प्रूव कर दूंगा कि ये जो लेंस ने बताया वो एकदम परफेक्ट है, वो हम अभी प्रूव करेंगे। तो चलो मान लो कि ये हमारा लूप है, मान लेते हैं कि ये हमारा लूप है और ये लूप का इनर रीजन है, और ये जो डॉटेड नहीं है वो आउटर रीजन है, और उसके फ्रंट साइड हम एक मैग्नेट को रखते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो हम उसको लूप के तरफ हम मूव करवा रहे हैं, मतलब मैग्नेट को नजदीक ले जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, नॉर्थ के सामने क्या आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये नॉर्थ के सामने यहाँ पे क्या आना चाहिए, लूप में करंट कौन से, North Pole. हाँ नॉर्थ के सामने नॉर्थ पे आना चाहिए, मतलब करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए? Anti-clockwise. And बट एक काम करते हैं, उससे थोड़ा उल्टा अज्यूम करते हैं कि assuming that in this situation current induces in a clockwise direction। मतलब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो होना था उससे मैंने उल्टा अज्यूम किया, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो होना था उससे मैंने है ना उससे उल्टा अजम्पशन किया। तो अब देखते हैं हमारा अजम्पशंस क्या वैलिड है या वो कुछ गलत हो जाएगा, देखते हैं। तो अगर हम ऐसा सोच लेते हैं कि भाई करंट है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऐसा सोच लेते हैं, तो मतलब ये कौन सा पोल हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बिहेव एज अ विच पोल, South Pole. तो अगर ये एज ए साउथ पोल बिहेव करने लगेगा तो ये नॉर्थ पोल को क्या करेगा, Attract. अट्रैक्ट करेगा। तो ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा तो ये मैग्नेट है ना अट्रैक्शनल फोर्स उसके ऊपर लगेगा। तो अगर फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो उसका वेलोसिटी बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे चेंज इन रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स इज आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे ही अगर हमारा अजम्पशन अगर ट्रू है, अगर मैंने जो अज्यूम किया वो बराबर है, तो क्या होना चाहिए, तो फिर ये मैग्नेट है ना एक्सेलरेटेड मोशन करना चाहिए बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शनल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर वेलोसिटी उसका इंक्रीज होता जाएगा तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। और हमको पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन होता है। तो अगर रेट ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा तो यहाँ पे ईएमएफ एंड बिकॉज ऑफ दैट द करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा।
तो ऑटोमेटिकली अब क्या होगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो भी करंट का वैल्यू इंक्रीज होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। और सपोज के इस लूप के अंदर कुछ रेजिस्टेंस है लूप के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आई स्क्वायर आर टी वी गॉट द लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी। अगर लूप का कुछ रेजिस्टेंस है तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आई स्क्वायर आर टी हमको बहुत सारा हीट एनर्जी मिलेगा। तो मुझे ये बताओ कि इतना सारा हीट प्रोड्यूस करने के लिए मैंने कितना वर्क किया, मैंने क्या काम किया। तो इतना सारा हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमने तो कुछ काम ही नहीं किया, हमने तो जस्ट थोड़ा ही मैग्नेट को जस्ट इनिशियली थोड़ा ही हमने टुवर्ड्स द कोइल, टुवर्ड्स द लूप थोड़ा ही पुश किया होगा, बाकी तो वो खुद में खुद कर लेगा। अगर मेरा अजम्पशन सही है कि भाई अगर नॉर्थ पोल को, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लूप के फ्रंट साइड रख के अगर हम मैग्नेट को थोड़ा पुश करेंगे, तो अगर मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि लूप के अंदर साउथ पोल प्रोड्यूस हो रहा है, लूप के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये अगर मेरा ये अजम्पशन ट्रू है, तो क्या होगा कि तो फिर मैग्नेट को एक एट्रैक्शनल फोर्स मिलेगा, और अब वो खुद में खुद, मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो भी मैग्नेट ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स द लूप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा, हायर वेलोसिटी के साथ मोशन में आएगा, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स बढ़ेगा, तो करंट ज्यादा इंड्यूस होगा। तो अगर करंट ज्यादा इंड्यूस होगा तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आई स्क्वायर आर टी वी गॉट द लॉस ऑफ हीट एनर्जी, एंड दिस हीट एनर्जी वी आर एबल टू गॉट विदाउट डूइंग एनी कंसिडरेबल वर्क। मतलब मैंने एक आध दो जूल का वर्क किया मैंने पुश करने के लिए, और मुझे 100-200 जूल जितना हीट एनर्जी मिलेगा। अगर मेरा अजम्पशन सही है तो ऐसा होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है मैं 1 जूल का काम करूं और मुझे 100-200 जूल जितना हीट एनर्जी मिल जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ऐसा कभी पॉसिबल है? मुफ्त में हमको एनर्जी मिले विदाउट एनी कॉस्ट, ऐसा पॉसिबल है? No, sir. So according to the conservation of energy, you cannot have any energy without any cost. Energy can be converted from one to other, but मुफ्त में एनर्जी इंड्यूस होता तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने जो अजम्पशन किया उसके कॉन्सिक्वेंस में हम आगे बढ़े, तो मुझे पता चला कि लॉट्स ऑफ एनर्जी मुझे वैसे ही मुफ्त में मिल जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो अजम्पशंस था कि भाई अगर नॉर्थ को हम फ्रंट साइड रख के मूव करते हैं और वहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब साउथ पोल प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो हमारा अजम्पशन था वो डेफिनेटली रॉन्ग है। Wrong है, वो डेफिनेटली सही है या गलत है? गलत है। तो वो डेफिनेटली गलत है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि हमारा अजम्पशंस जो है वो गलत है। तो मतलब ये नॉर्थ, यहाँ पे साउथ प्रोड्यूस नहीं हो सकता, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो कौन सा पोल, वो कौन सा एज ए विच पोल इट विल बिहेव? Not full. अब देखो, अब फिर से एक बार एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं। अब फिर से एक बार एनर्जी कंजर्वेशन देख लेते हैं। क्या अब एनर्जी कंजर्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है? चलो, तो अब नॉर्थ के सामने क्या आएगा? अब नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपको अभी फ्लक्स का मेंटेन करना है, अगर आपको फ्लक्स का इंक्रीमेंट मेंटेन करना है, अगर आपको फ्लक्स का वेरिएशन मेंटेन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये नॉर्थ के सामने नॉर्थ है तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अगर आपको अभी मैग्नेट को आगे बढ़ाना है, तो आपको ये अपोजिट डायरेक्शन में जो रिपल्सिव फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि अब आपको अगर मैग्नेट को मूव करवाना है तो आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके अगेंस्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा, तो ही मैग्नेट मूव कर पाएगा, तो ही हम फ्लक्स में वेरिएशन कर पाएंगे। तो अब जो ये फ्लक्स में आप वेरिएशन कर रहे हो वो मुफ्त में नहीं है, वो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको फोर्स देना पड़ेगा। तो आप ये जितना भी मैकेनिकल वर्क करोगे उसी के वजह से वेरिएशन होगा, और उसी के वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, उसी के वजह से हीट प्रोड्यूस होगा। तो अब जो हीट प्रोड्यूस होगा वो मुफ्त में नहीं प्रोड्यूस होगा, वो एट द कॉस्ट ऑफ योर एनर्जी अप्लाइड, एट द कॉस्ट ऑफ योर वर्क। तो ये जो है ना वो एनर्जी कंजर्वेशन के साथ कंपेटिबल है, ये एनर्जी कंजर्वेशन के साथ कंपेटिबल है।
तो मतलब फाइनली ऐसा प्रूव हो गया कि ये जो करंट है वो ऑलवेज ऐसे ही प्रोड्यूस होगा कि वो प्रोड्यूस होने के बाद क्या करेगा, फ्लक्स के वेरिएशन को अपोज करेगा, फ्लक्स के वेरिएशन को वो उसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस होगा। तो फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने लेंज लॉ प्रूव कर दिया। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे करंट ऑलवेज ऐसे डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होता है कि वो प्रोड्यूस होने के बाद वेरिएशन का अपोज कर रहा है। बिकॉज अगर हमने उल्टा अजम्पशन किया तो पता चला कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डज नॉट होल्ड ओवर देयर, बट ऐसा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होल्ड ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब फाइनली हम अब ऐसा कह सकते हैं कि लूप के अंदर करंट ऑलवेज ऐसे ही इंड्यूस होगा कि आफ्टर बीइंग इंड्यूस it will oppose the change in flux and that is what is the Lenz's law। तो क्या ये चीज पूरा आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, Yes, sir. sir. देखो याद आपको ये रखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लक्स को अपोज नहीं कर रहा है, वो फ्लक्स के वेरिएशन को अपोज कर रहा है। वो आपको माइंड में रखना है, फ्लक्स के वेरिएशन का अपोजिशन होता है, फ्लक्स का नहीं। दैट शुड बी नोटेड। तो फ्रेंड्स अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि लेंज लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ व्हिच कंजर्वेशन लॉ, लेंज लॉ जो है वो कौन से कंजर्वेशन लॉ से प्रूव हो सकता है, अगर ऐसा कोई पूछते हैं तो आप क्या लिखोगे? बताइए। Conservation law of energy. ऑब्वियसली इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज हमने यहाँ पे लेंज लॉ प्रूव करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमने यहाँ पे यूज किया। तो अगर आपको कोई ऐसा पूछते हैं कि लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हिच कंजर्वेशन लॉ, तो इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या बच्चे ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Okay, so I am going to discuss some example regarding on the Lenz law। तो मैं एक बहुत सिंपल सा और बहुत ही आपके फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आप यहाँ पे ले रहा हूँ। आप थोड़ा सोच के मुझे आंसर देना। फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है ना वो लेंज लॉ, पूरा लेक्चर लेंज लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है। लेंज लॉ का स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करना, उसका जो थ्योरी है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसके बेस पे एमसीक्यू बहुत पूछते हैं। लेंज लॉ के एप्लीकेशन के एमसीक्यू बहुत पूछते हैं। तो अभी है ना, मैं जो बात कर रहा हूँ ये है कि एप्लीकेशन ऑफ द लेंज लॉ। ओके तो फ्रेंड्स अज्यूम करो कि ये करंट कैरिंग वायर है। यहाँ पे मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और वायर के ऊपर की साइड की साइड एक लूप है। ये लूप अभी तो इसमें कोई करंट नहीं है, अभी तो उसमें कोई करंट नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है, तो यहाँ पे मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछूंगा। So case 1, when a steady current flows from wire, अगर वायर में से स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, then
current induced in a loop, लूप के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसके बारे में क्या कह सकते हैं? देखो केस वन में मुझे बताओ कि लूप में करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। अच्छा, पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि लूप के साथ कोई फ्लक्स लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि लूप के साथ कोई फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि यू हैव टू होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड सच अ मैनर दैट योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप वायर को ऐसे पकड़ो कि आपका जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में आए। तो आपके जो फिंगर वाउंड हो गए, आपके फिंगर जो वाउंड हो गए वो कुछ इस हिसाब से वाउंड हो गए। क्या ये बराबर है? देखो तो आपके फिंगर वायर के अराउंड इस हिसाब से, इस डायरेक्शन में वाउंड हो गए, मतलब नीचे से अंदर जाएगा, आपके फिंगर नीचे के साइड से अंदर जाएगा और ऊपर के साइड से बाहर आएगा। इफ यू होल्ड द वायर इन सच अ मैनर in the right hand that your thumb is in the direction of current, your finger will be wound like this. So आपके फिंगर नीचे के साइड से अंदर जाएंगे, ऊपर की साइड से बाहर आएंगे। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि ऊपर की साइड से मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बाहर आ रहा है। बाहर का मतलब डॉट है। तो एक चीज कंफर्म्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड तो लिंक हो रहा है। हमारा जो लूप है ना उसके साथ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक तो हो रहा है। वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे ऊपर के साइड से बाहर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की साइड अंदर जाएगी। तो एक चीज तो कंफर्म्ड है कि हमारा जो लूप है उसके साथ कुछ ना कुछ तो फ्लक्स लिंक हो रहा है, कुछ ना कुछ तो फ्लक्स लिंक हो रहा है। बट मुझे ये बताओ कि क्या करंट इंड्यूस होगा? हमारे जो लूप है उसमें करंट इंड्यूस होगा, यस और नो? चलो ये बताओ मुझे, No. बोलो करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? No, sir. क्यों नहीं होगा? Steady current है इसके लिए. एग्जैक्टली कौन बोला? साकिब. साकिर, यू गॉट द राइट आंसर। जैसो देखो यहाँ पे स्टेडी करंट है, तो स्टेडी करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी स्टेडी होगा। तो मतलब फ्लक्स लिंक तो हो रहा है, बट वो स्टेडी है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो हमको पता है कि अगर कोई फ्लक्स में वेरिएशन नहीं होता है तो फिर कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज करंट प्रोड्यूस होने के लिए फ्लक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लक्स का वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। तो करंट इंड्यूस्ड इन द लूप इज जीरो। तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा यहाँ पे। करंट इंड्यूस्ड इन द लूप विल बी रिमेन्स जीरो बिकॉज देयर इज नो वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स इज जस्ट गोइंग टू लिंक होगा बट वेराई नहीं होगा। तो फ्लक्स जो होगा, मतलब ये करंट जो इंड्यूस होगा वो जीरो होगा। नाउ केस नंबर 2। अब सेकंड केस, when the current from wire increases, अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं, वायर के अंदर जो करंट फ्लो रहा है उसको इंक्रीज करते हैं, तो करंट इंड्यूस्ड इन अ लूप। तो चलो अब कोई बताएगा क्या होगा? अगर मैं वायर में से जो करंट पास हो रहा है उसको मैं इंक्रीज करता हूं तो अब लूप में क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। हाँ वो होगा, बट कौन से डायरेक्शन में होगा? Outward. चलो मुझे ये बताओ कि लूप के अंदर करंट कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? एक तो कंफर्म्ड है, देखो एक चीज कंफर्म्ड है कि वायर का करंट अगर वेराई हो रहा है तो वायर के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेराई होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि करंट इंड्यूस होगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? इनवर्ट्स है कोई माइकल लाल? सर, इनवर्ट्स। देखो करंट का डायरेक्शन दो ही हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि करंट कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ। अच्छा क्यों एंटी? જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ આઉટવર્ડ છે
અને આઉટવર્ડ Okay. હોય તો નોર્થ પોલ હોય. हेलो देखो आपने बराबर बोला बट आंसर आपका गलत है। देखो यहाँ पे पहली बात ये कि लूप, मेरी बात ध्यान से सुनना, लूप में से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे, अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो लेंस लॉ ऐसा बता रहा है कि अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो, आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हमारा जो इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को रिड्यूस करना है, तो इसके वजह से मेरा जो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो दैट मस्ट बी गो इनसाइड। आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मुझे उसको रिड्यूस करना है, तो करंट में कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूंगा? तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस होगा। ઇનવર્ડ ડાયરેક્શન. एग्जैक्टली इनवर्ड, मतलब हमारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वो इनवर्ड कब होगा? चलो अब बताओ, वो इनवर्ड डायरेक्शन में कब होगा? जब करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा? આઉટવર્ડ. अरे जो देखो, करंट का डायरेक्शन दो ही हो सकता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। माय क्वेश्चन इज दैट कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमारा जो इंड्यूस करंट है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? देखो सीधी सी बात ક્લોકવાઇઝ. से पहले पूरा से कॉन्सिक्वेंस फिर से, अगर मैं वायर का करंट इंक्रीज करूंगा तो ये जो लूप है, लूप के साथ जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, लूप के साथ जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो लेंस लॉ ऐसा बता रहा है कि उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कब होगा? जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, हम जो करंट प्रोड्यूस करेंगे उसका मैग्नेटिक फ्लक्स अगर अंदर जाएगा तो ही आउटवर्ड का डिक्रीज होगा। तो अंदर के तरफ आपको डालना है फ्लक्स को, तो फ्लक्स को अंदर की तरफ डालना है, तो करंट कौन सा डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना चाहिए? ક્લોકવાઇઝ. एग्जैक्टली, करंट विल बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ही ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। करंट विल बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो एज अ साउथ पोल बिहेव करेगा, एंड साउथ पोल बिहेव करेगा तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ जाएगा, और आपको मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ ही डालना है। एक बार फिर से, वायर का करंट इंक्रीज हो रहा है, देखो ये समझ लो पूरी बात एक बार फिर से, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके बेस पे क्वेश्चन आ रहा है। तो एक बार फिर से, वायर का करंट अगर इंक्रीज होता है तो हमारा जो लूप है उसका आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो मुझे अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो मुझे उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमारा जो फ्लक्स है उसको अंदर एंटर करना पड़ेगा, इनवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो उसके वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का प्रोडक्शन होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का प्रोडक्शन होना चाहिए। और एक केस नंबर 3, ध्रुवी किया, ध्रुवी कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। अच्छा, आपने यहाँ पे कुछ किया है मार्क आउट, इसलिए। सॉरी सर। When the current from wire reduces, अगर वायर का करंट अगर हम डिक्रीज करते हैं, वायर में से जो करंट पास हो रहा है उसको मैं डिक्रीज कर रहा हूं, तो क्या होगा सोचो। तो ये जो लूप है, तो लूप का जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में क्या कह सकते हैं? लूप का जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके बारे में क्या कह सकते हैं? रिड्यूस होगा. वो रिड्यूस होगा। तो अब मुझे उसको क्या करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ? आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो इंक्रीज कब होगा? अट्रैक्टिव कब होगा? फोर्स लगता है।
जब वो नॉर्थ पोल एज ए नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, बिकॉज नॉर्थ पोल का बाहर की तरफ आता है, तो लूप के अंदर करंट कौन सा डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली तो क्या ये बात अब समझ में आया आपको? यस सर। तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात यह है कि आपको करना क्या है, जो हो रहा है उससे अपोजिट करना है। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करना है, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करना है, दैट शीट। और अकॉर्डिंग टू दैट द करंट विल बी इंड्यूस्ड, अकॉर्डिंग टू दैट द करंट विल बी इंड्यूस्ड। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। चलो कुछ और क्वेश्चन इसके बेस पे लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन इसके बेस पे लेते हैं। आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। फ्रेंड्स, क्या आपके मोबाइल के अंदर ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको दिख रहा है? यस सर। के अंदर क्या ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको दिख रहा है? यस सर। देखो क्या लिखा है कि इन द figure shows a planar loops of a different shapes moving either in or out in the region of the magnetic field, directed normal to the plane of loop and away from the reader, आपसे आपके दूर की तरफ है। Determine the direction of the induced current in each of the case. Use the Lenz law. तो आपको तीनों केस में आपको करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आपको पता करना है। चलो सबसे पहले लूप नंबर 1 लेते हैं। ऋषि इज देयर? ऋषि दोषी। हाँ यस सर। ऋषि, मुझे ये बताओ कि जो लूप नंबर 1 है, रेक्टेंगुलर लूप, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रीजन में अंदर जा रही है, बाहर आ रही है? अंदर लूप जा रही नंबर है। 1 मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अंदर जा रही है या बाहर की तरफ आ रही है? अंदर जा रही है। अंदर जा रही है। तो उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। फिर से बोलो, आई कैन नॉट हियर। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। जैसे जैसे लूप अंदर जाएगी तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा लिंक होने लगेगा। तो फ्लक्स ज्यादा लिंक होने लगेगा मतलब फ्लक्स इंक्रीज होगा। बट ये कौन सा फ्लक्स है, इनवर्ड फ्लक्स है या आउटवर्ड फ्लक्स है? ये है इनवर्ड्स। इनवर्ड। तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो लेंज लॉ ऐसा बोल रहा है, लेंज लॉ ऐसा बताएगा कि भाई इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इनवर्ड फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होगा? आउटवर्ड्स। हाँ, करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए कि फ्लक्स आउटवर्ड प्रोड्यूस हो। करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए कि फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में आए। तो मतलब करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए? दो ही पॉसिबिलिटी, आइदर क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज। मुझे ये बताओ कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो, जैसे ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगी तो उसके साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो इंक्रीज होगा। मोर प्रिसाइजली आई शुड से दैट इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीजेस। तो मुझे वो इनवर्ड फ्लक्स रिड्यूस करना है। अंदर जाने वाला फ्लक्स को मुझे रिड्यूस करना है। तो मुझे मेरा फ्लक्स बाहर की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मेरा फ्लक्स बाहर की तरफ कब आएगा? जब वो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल बिहेव करना मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो इंड्यूस करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। चलो कशिश इस दर, कशिश गुप्ता।
हाँ सर। चलो मुझे ये लूप 2 के बारे में बताओ। ये जो लूप नंबर 2 है वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अंदर जा रही है बाहर जा रही है? रीजन में बाहर जा रही है। अच्छा, तो उसके साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो इंक्रीज होगा या रिड्यूस होगा? बाहर जा रही है तो इंक्रीज होना चाहिए। अरे फ्लक्स लिंक हो रहा है, ये फ्लक्स है, ये जो क्रॉस क्रॉस है ना वो फील्ड लाइंस है। तो अगर कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसके साथ बहुत सारे फील्ड लाइंस कनेक्ट होगा। बट अगर वो लूप मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकल के आ जाए, तो कम होगा। हाँ, तो वो बताओ मुझे, फ्लक्स इंक्रीज, उसके साथ जो लिंक्ड फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। और ये इनवर्ड फ्लक्स जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इनवर्ड फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। तो अब लेंस अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ मुझे क्या करना पड़ेगा उसको? इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, इनवर्ड फ्लक्स जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो मुझे इनवर्ड फ्लक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इनवर्ड फ्लक्स को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मेरा जो इंड्यूस करंट है वो कैसे फ्लो होगा? क्लॉकवाइज। वो क्लॉकवाइज फ्लो होगा, बिकॉज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो होगा तो उसका भी फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, साउथ पोल मतलब करंट साउथ पोल का मतलब हुआ कि फ्लक्स अंदर की तरफ जाएगा। तो इनवर्ड कोई लूप, फिर से एक बार कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं। कोई लूप अगर इसमें से बाहर आ रही है, देखो ये थर्ड केस भी वही है, थर्ड केस भी वही है। ये थर्ड केस में भी आप देख सकते हो कि ये जो अनइवन लूप है वो बाहर की तरफ आ रही है। तो बाहर की तरफ आ रही है उसका मतलब क्या हुआ कि उसके साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होगा। तो फ्लक्स रिड्यूस होगा, तो ये कौन सा वाला फ्लक्स है? तो बोले भैया इनवर्ड फ्लक्स है। तो इनवर्ड फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, तो लेंस लॉ ऐसा बता रहा है कि अगर इनवर्ड फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने की, लेंस लॉ ऐसा बता रहा है कि अगर इनवर्ड फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है तो हमको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अंदर का फ्लक्स मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वो कैसे इंक्रीज हो सकेगा? तो वो हमारा फ्लक्स, हमारा इंड्यूस्ड फ्लक्स, इंड्यूस्ड करंट का जो फ्लक्स है वो भी अगर इनवर्ड तरफ हो, इनवर्ड के साइड हो, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा भैया? clockwise, क्लॉकवाइज Clockwise. डायरेक्शन। तो भैया देखो, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये जो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते ही है। बहुत सिंपल है। करना क्या है आपको? करना ये है कि जो होता है उसका अपोजिट करना है आपको। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको रिड्यूस करो, अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसको इंक्रीज करो। तो फर्स्ट केस में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, बाकी दोनों केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। सर हाँ बोलो। સર અગર કોઈ લૂપ સેન્ટરમાં હોય તો એ ઇનવર્ડ જાય કે આઉટવર્ડ કોઈ એટલે ફરક ના પડે ને? हाँ, जब तक वो लूप मैग्नेटिक फील्ड में ही होगी। मतलब आप ऐसा बता रहे हो, एक ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में देखा हुआ है कि देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बहुत बड़ा है, और मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बहुत बड़ा है, और इस रीजन में कोई लूप अगर मूव कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई लूप मूव कर रही है तो उसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, जब तक वो बाहर की साइड नहीं निकलेगी, जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, तो तब तक, जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, तो इन दैट टाइम इंटरवल उसके साथ कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कोई फ्लक्स का वेरिएशन नहीं होगा, मतलब कि कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट का इंडक्शन तभी होता है जब फ्लक्स वेराई होता है, या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, तभी उसमें करंट इंड्यूस हो सकता है। बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई लूप को आप ले जाते हो, कोई लूप को अगर मोशन में लाते हो, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज फ्लक्स में वेरिएशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू? યસ સર. तो फ्रेंड्स, अब एक एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कम टू द एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन। क्या आपको ये एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है आपके मोबाइल में? यस सर। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है?
Yes, sir. ओके, देखो आपके पास सपोज कि एक वायर है, आपके पास एक वायर है और वो वायर में से आप सपोज कि वो वायर, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मुझे वो इन्फॉर्मेशन सुन लेना। कोई वायर है तो वायर में से आप एक बार सर्कल बनाते हो, एक बार उसमें से आप स्क्वायर लूप बनाते हो और एक बार रेक्टेंगल बनाते हो। वायर सेम ही है, वायर जो है उसका लेंथ वही का वही है। तो ऐसा रूल है कि जब आप सर्कल बनाओगे तो उसका जो एरिया होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सेम वायर में से आप चाहे स्क्वायर लूप बनाओ या चाहे रेक्टेंगुलर लूप बनाओ या चाहे सर्कुलर लूप बनाओ, बट उन सब में से जिसका सिमेट्री सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब सर्कल, उसका एरिया सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये एक रूल है कि फ्रॉम द गिवन वायर which shape will give you the maximum area। तो सर्कुलर रीजन का एरिया मैक्सिमम होता है। ये आपको एक्सेप्ट करना है, ये मैथमेटिकली प्रूव भी हो सकता है, बट अभी आप उसको एक्सेप्ट कर लो। चलो, मैंने ये क्या बताया आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि यूज द लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। वही क्वेश्चन वापस से है कि आपको यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो समझने के लिए लेंज लॉ अप्लाई करना है। और केस नंबर वन में ऐसा है, देखो फिगर नंबर ए देखो, फिगर ए को देखा आपने? उसमें इनिशियली जो है ना, इनिशियली हमारा जो लूप था वो इरेगुलर शेप का था। इनिशियली जो हमारा लूप था वो इरेगुलर शेप का है, और उसके बाद क्या हो रहा है, ऐसा दिया हुआ है कि वो सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें ऐसा दिया हुआ है कि उसके बाद ये जो लूप है वो सर्कुलर शेप में ऐसे कन्वर्ट हो गया। तो इनिशियली वो इरेगुलर शेप का था और उसके बाद फाइनल स्टेट में ऐसा हो गया। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम लूप को ऐसे एक्सपांड करके उसको सर्कुलर में ला देते हैं, तो उसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ऑब्वियसली एरिया बढ़ रहा है। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, फ्लक्स का जो डेफिनेशन है वो बी डॉट ए है, तो मतलब फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो ए बी कोस थीटा है। तो अगर डेफिनेटली एरिया इंक्रीज हो रहा है, अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, अगर एरिया रिड्यूस हो रहा है तो फ्लक्स रिड्यूस होगा। तो मुझे ये बताओ कि केस नंबर वन में क्या हो रहा है? एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब क्या होगा? फ्लक्स इंक्रीज। बट मुझे ये बताओ कि इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या आउटवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है? आउटवर्ड। तो अरे देखो, डॉट है या क्रॉस? इनवर्ड। डॉट है या क्रॉस है? देखो, आउटवर्ड फ्लक्स। अरे यार ये क्रॉस है भैया, तो आउटवर्ड कैसे कह सकते हो उसको? ये सारे क्रॉस है। फिगर बी को तो देखना ही नहीं है, अभी फिगर बी को तो देखना ही नहीं है, वो केस बाकी है। तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, बट वो आउटवर्ड फ्लक्स है या इनवर्ड फ्लक्स है? बताओ मुझे। इनवर्ड। तो ये इनवर्ड फ्लक्स है, तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। देखो इनवर्ड फ्लक्स जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको डिक्रीज। डिक्रीज करना पड़ेगा। तो उसको डिक्रीज करने के लिए आप जो न्यू करंट है, इंड्यूस करंट है, वो उसको कौन से डायरेक्शन में फ्लो कराओगे? मुझे इनवर्ड फ्लक्स को रिड्यूस करना है। एंटी क्लॉकवाइज। तो इनवर्ड फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए हमारा जो नया फ्लक्स है, हमारा जो नया मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में लाने के लिए करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होना पड़ेगा? करंट फ्लो होना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंटी क्लॉकवाइज। नाउ आई थिंक यू आर डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। एम आई राइट? यस सर। चलो अब दूसरा वाला फिगर देखो। इन द सेकंड केस, इनिशियली द लूप वाज इन द सर्कुलर शेप। तो ये इनिशियली वो सर्कुलर था, इनिशियल स्टेज में वो लूप सर्कुलर था, और उसके बाद ये लूप का क्या हो गया पता नहीं, ऐसा हो गया। ये इनिशियली वो सर्कुलर था, बट उसके बाद वो लूप ऐसे कन्वर्ट हो गया। तो ये फाइनल स्टेट। तो मुझे ये बताओ कि इसमें क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा?
डिक्रीज होगा। डिक्रीज तो एरिया डिक्रीज होगा तो मतलब क्या होगा, फ्लक्स भी। डिक्रीज होगा। होगा। बट कौन सा वाला फ्लक्स है ये, आउटवर्ड। आउटवर्ड आउटवर्ड्स। आउटवर्ड फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो आउटवर्ड फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो लेंस, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। इंक्रीज। आउटवर्ड फ्लक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आउटवर्ड फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो करवाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अरे क्लॉकवाइज। आउटवर्ड फ्लक्स को एंटी इंक्रीज करना है आपको, आउटवर्ड फ्लक्स को इंक्रीज करना है। मतलब आपका भी करंट ऐसा होना चाहिए कि फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में आए। एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो कैसे करोगे आप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही करना पड़ेगा, तो ही आपका नया फ्लक्स भी आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। आपका करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब आउटसाइड, तो आपका इंड्यूस करंट भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ही आपका आउटवर्ड फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो दोनों में, इन दोनों में आंसर जो आएगा, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा। दोनों में आंसर एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको, क्या ये बात आपको समझ में आया। यस सर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स, यस और नो। यस सर। Yes, sir. ओके, तो सिंपल सी चीज ऐसी है कि आपको करना क्या होता है, आपको ये करना होता है कि जो हो रहा है उसका अपोजिट करो। बट देखो कि क्या ये जो फ्लक्स है वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है, उसके बाद सोचो, उसके बाद सोचो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये लेंस लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चन, आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टूड, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स लेट अस गेटिंग बैक टू द पॉइंट। तो हमने लेंस लॉ डिस्कस किया, उसका प्रूफ भी डिस्कस किया हमने। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इलास्ट्रेशन नंबर तो नहीं हो पाएगा, बट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया। तो लेट्स कम टू द ओके। देखो एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, देख लेते हैं। ओके, एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन हो पाएगा। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, क्या आप एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देख सकते हो आपके मोबाइल में। क्या आप थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो उसके डेटा आप देख सकते हो। यस सर। ओके, चलो। अ लॉन्ग सोलेनॉइड, देखो ये सोलेनॉइड लिखा है तो दिल में से कुछ बाहर आया, सोलेनॉइड को देखते ही दिल में से कुछ बाहर आएगा क्या। मॉर्निंग मॉनी, हाँ, मॉनी। तो यहाँ पे सोलेनॉइड है नंबर ऑफ टन्स पर सेंटीमीटर। तो ये नंबर ऑफ टन्स जो है ना वो 15 पर सेंटीमीटर। तो कैन आई से इट इज अ 1500 पर मीटर। इज इट क्लियर। उसका एरिया हमको दिया हुआ है, एरिया जो है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। is placed inside a long solenoid of a 15 tons per meter, has a small loop. Long solenoid with a 15 tons per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square, placed inside the solenoid normal to its axis. देखो एक सोलेनॉइड के अंदर विनीत, हम 2 मिनट में लेक्चर खत्म कर रहे हैं, जस्ट वेट फॉर द 2 मिनट्स, 2 और 3 मिनट्स। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। एक न्यूमेरिकल जवाब देते हैं। तो यहाँ पे एक सोलेनॉइड है
और सोलेनॉइड के अंदर एक 2 सेंटीमीटर का एक छोटा सा लूप उसके अंदर रखा हुआ है। सोलेनॉइड के अंदर एक लूप रखा हुआ है और वो ऐसे रखा हुआ है कि वो लूप सोलेनॉइड के एक्सिस के नॉर्मल रहे। सोलेनॉइड के एक्सिस के नॉर्मल रहे मतलब कैसा सिचुएशन में आपको बताऊं तो सिचुएशन ऐसा है कि ये हमारा सोलेनॉइड है, ये हमारा सोलेनॉइड है और उसके बीच में कहीं पे एक लूप है, बट लूप का जो एरिया है, लूप का एरिया वो सोलेनॉइड के एक्सिस के नॉर्मल है। तो आप देख सकते हो कि ये लूप का जो एरिया है वो राइट नाउ आप देख सकते हो कि सोलेनॉइड का जो एक्सिस है और सोलेनॉइड का जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस के पैरेलल होता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो लूप जो है वो उसका जो प्लेन है वो सोलेनॉइड के एक्सिस के नॉर्मली है। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा? 0. एग्जैक्टली 0, बिकॉज सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और लूप का एरिया वेक्टर, लूप का जो एरिया वेक्टर होता है वो लूप के परपेंडिकुलर होता है, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये लूप का जो है ना वो एरिया वेक्टर है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अगर मुझे इनिशियल फ्लक्स फाइंड करना है तो इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल्स टू ए बी कोस 0, मतलब लूप का एरिया इनटू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। तो अब किया क्या है, अब ऐसा है कि इफ द करंट कैरिंग द सोलेनॉइड इज चेंजेस स्टेडली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 1 सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। B1 इज इक्वल्स टू म्यू 0 n I1 एंड B2 इज इक्वल्स टू म्यू 0 n I2, मतलब ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो मुझे EMF फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि EMF इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी मतलब φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। अब φ2 क्या होगा, तो φ2 होगा AB2, φ2 होगा, देखो यहाँ पे फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो AB कोस थीटा है, बट थीटा 0 है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ओनली AB, बट यहाँ पे B चेंज हो रहा है तो AB2 माइनस AB1। यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, तो B चेंज हो रहा है। तो φ1 इज इक्वल टू AB1 एंड φ2 इज इक्वल टू AB2, तो AB2 माइनस AB1 अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा B2 मतलब म्यू 0 n I2 माइनस म्यू 0 n I1, म्यू 0 n I1 अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी। अब क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पे म्यू नॉट को कॉमन ले सकते हैं, n को कॉमन ले सकते हैं, a को कॉमन ले सकते हैं, हम I2 माइनस I1 कर सकते हैं अपॉन डेल्टा टी कर सकते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷ है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1500 है। एरिया ऑफ अ लूप वो दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁴। I2 हमको दिया हुआ है 4 एम्पियर, I1 हमको दिया हुआ है 2 एम्पियर एंड टाइम इंटरवल हमको दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। सो ऑल द थिंग इज गिवन टू यू, कैन यू फाइंड द EMF? क्या ये पता चला आपको? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, sir. sir. तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो अभी मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। हमने आज लेंस लॉ और उसके करस्पॉन्डेंट न्यूमेरिकल डिस्कस किए। कल वापस से एज पर द शेड्यूल हम लेक्चर लेंगे। हमारा जो लेक्चर है वो कल का एज पर द शेड्यूल होगा। तो आज का सेशन में फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एवरी मंडे नाउ एंड ऑनवर्ड्स यू विल बी हैविंग एक्स्ट्रा लेक्चर। तो अभी हमारा लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।